Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पंकज तिवारी। और मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान बोर्ड के बीएसटी की सीरीज का पार्ट 3। और आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस कि मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस वैसे अपनी बुक्स में 2 टाइप के बताए गए हैं, एक लिबरलाइजेशन से पहले और लिबरलाइजेशन के बाद, और एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस थे लिबरलाइजेशन से पहले और लिबरलाइजेशन के बाद। यूं कहें तो प्रबंध का महत्व है उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण के पश्चात। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर उदारीकरण का मतलब क्या है। तो देखिए, 1990 या 1992 के आसपास की बात है। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या लगाए थे, बहुत सारे ऐसे समझ ली कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे एक्ट बने हुए थे जिनको खत्म किया गया, और बहुत सारे जो गुड्स थे उन पर टैक्स को कम किया गया, बहुत सारे गुड्स पर ड्यूटीज को कम किया गया, और इंडिया में जो भी फॉरेन कंपनी थी उनको भी क्या किया गया कि आप आइए और इंडिया में क्या कीजिए, बिजनेस कीजिए। तो उससे पहले जब इंडिया में फॉरेनर्स कंपनी नहीं थी और इंडिया में जो बिजनेस था वो बहुत कम था, उससे पहले मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस था वो इंडिया में कैसा था। और उनके आने के बाद जैसे 1992 की जो नीतियां, 1990 के बाद, 1990 के दशक के बाद की जो पॉलिसीज थी, उसका इंडिया के मैनेजमेंट के इफेक्ट क्या पड़ा, हम इसके ऊपर आज के करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो देखिए, पहले जो नेचर था मार्केट का वो क्या था, सेलर मार्केट था। क्या था? सेलर, मतलब सेलर जैसा माल बनाता वो वैसा क्या करता था, बेचता था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, मार्केट बायर बन गया। अर्थात जो जैसा बायर, मतलब जैसा, पहले तो ये था कि विक्रेता जैसा चाहे माल बेच सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट बन गया क्रेता। अर्थात कि जो बायर जैसी डिमांड करेगा गुड्स वैसा ही क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन से पहले मार्केट था वो क्या था, मोनोपोली मार्केट था। मींस पर्टिकुलर फर्म्स थी, या फिर 1 या 2%, या फिर हम कहें तो पर्टिकुलर कुछ फर्में थी, उनका ही क्या था, मार्केट में मोनोपोली थी। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा, बहुत छोटी फर्में भी उभर कर आई, और बहुत फॉरेनर्स कंपनियां थी वो भी क्या करके आई, उभर कर आई। हमारे पास में कंपटीशन के शोज थे वो क्या थे, इंटरनल थे। मतलब इंडिया की कंपनीज थी वो आपस में क्या करती थी, कंपटीशन करती थी। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन हमें जो कंपटीशन मिला था वो इंटरनल भी मिल रहा था और एक्सटर्नल भी मिल रहा था, क्योंकि फॉरेनर्स कंपनियां भी इंडिया में आ चुकी थी। यूं कहें तो हमारी प्रतियोगिता के स्रोत थे वो केवल आंतरिक थे, और उदारीकरण के पश्चात ये क्या हुए, आंतरिक भी थे और बाहरी भी हमें कंपटीशन क्या हुआ, मिलने लगा। पहले जो फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के आफ्टर, मतलब या फिर यहाँ कहे तो उदारीकरण के पश्चात जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ, इंसानियत पर डिपेंडेंट था। अर्थात हम केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बात नहीं करते थे, हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन या कस्टमर की जो संतुष्टि थी वो हमारे लिए प्राइम ऑब्जेक्ट बनकर आई। पहले जो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस था वो लिबरलाइजेशन से बिफोर क्या था, प्राइमरी नहीं था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन हमारे लिए क्या बन गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या बन गया, प्राइमरी बन गया। दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं तो जो प्रबंध का महत्व था उदारीकरण से पूर्व हमारे लिए क्या था, प्राथमिक नहीं था, द्वितीयक था। और उदारीकरण के पश्चात जो हमारा उद्देश्य था वो क्या बन गया, प्राथमिक बन गया। अर्थात हम जो भी हमारा बिजनेस था वो सब लोग क्या होने लगे, मैनेजमेंट के ऊपर क्या ध्यान ज्यादा देने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि बिजनेस यदि ग्रोथ करेगा, बिजनेस सर्वाइव करेगा, और बिजनेस यदि प्रॉफिट मेकिंग होगा तो केवल और केवल। और पहले जो हम टेक्निक्स अपनाते थे वो मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स थी, वो मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी वो थी ट्रेडिशनल। अर्थात हम पारंपरिक तकनीकों को अपनाते थे, जैसे कि किसी पर्सन को खड़ा कर दिया नजर रखने के लिए। लेकिन उसके बाद की जो टेक्निक्स आई, अर्थात लिबरलाइजेशन के आफ्टर हमने जो टेक्निक्स अपनाई वो मॉडर्न टेक्निक्स थी, आधुनिक तकनीकों हमने अपनाया, जैसे सीसीटीवी कैमरा, बीईपी सिस्टम। ये क्या थी, हमारी मॉडर्न टेक्निक्स थी जो हमने आफ्टर लिबरलाइजेशन अपना ली। और उसके बाद ह्यूमन के ऊपर जो ध्यान दिया जाने लगा, वो उदारीकरण से पूर्व था, वो गौण ध्यान दिया जाने था। अर्थात इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, उनसे केवल और केवल काम करवाया जाता था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, हमें पता चला कि जो भी सोर्स है हमारे बिजनेस का वो ह्यूमन सबसे बड़ा सोर्स है। बिना ह्यूमन के ना तो मशीनरी चलेगी, ना बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो हमने क्या किया, प्राइमरी हमने क्या दिया, हमने ध्यान दिया किसके ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर।
मानव संसाधनों पर हमारा ध्यान था, वो प्राथमिक ध्यान बना। हाँ तो गाइज, ये थे हमारे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन और बिफोर लिबरलाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पर्टिकुलर पॉइंट्स जो बुक्स में दिए हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ओवरकमिंग कंपटीशन, अर्थात प्रतिस्पर्धा के बाहर आना या प्रतिस्पर्धा से निजात पाना। देखिए, आज का जो युग है वो कट थ्रोट कंपटीशन या यूं कहूं तो गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है। हर पर्सन दूसरे पर्सन से क्या निकलना चाहता है, आगे निकलना चाहता है। ठीक उसी प्रकार हर फर्म दूसरे फर्म से क्या निकलना चाहती है, आगे निकलना चाहती है। बट ये होगा कैसे? तो जिस फर्म का बेस्ट मैनेजमेंट होगा वो क्या करेंगे, कम प्राइस पर बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को बनाएंगे। किस पर? कम प्राइस पर। जब ये प्राइस कम पर बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो वो कंपटीशन में क्या आएंगे, उभर कर आएंगे। और ये केवल तभी संभव है जब क्या होगा, उस फर्म का मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, बेस्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या यूं कहूं तो संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग का मतलब होता है कि आप कम संसाधनों का उपयोग करते हुए भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। देखिए, एक फर्म के पास मान लीजिए कि बहुत सारे संसाधन हैं, जिसे वो सारे संसाधन उसे क्या मिले हैं, मान लीजिए कि वसीयत में मिले उस कंपनी को। अब उस कंपनी को वसीयत में कितने संसाधन मिले हैं यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी ने स्वयं ने कितने संसाधनों का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अर्थात उस कंपनी ने स्वयं ने कितनी प्रगति की है, उसने स्वयं ने कितने संसाधनों को बनाया है। बात यह क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जिस कंपनी का बेस्ट मैनेजमेंट होगा वो कंपनी क्या करेगी, अपने कम संसाधनों का भी उपयोग करते हुए ज्यादा उत्पादन करेगी और अपने संसाधनों में क्या करेगी, तेज गति से वृद्धि करेगी। संसाधनों का उपयोग कहां करें, तो हम संसाधनों का उपयोग वहां करेंगे जहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कहूं कि जो आप हमारे मान लीजिए, हमारे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दूध है और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो हम दूध का सबसे ज्यादा यूज कहां करें। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर चाय सबसे ज्यादा बिकने वाली है तो हम दूध का सबसे ज्यादा उपयोग कहां करेंगे, चाय के लिए करेंगे। तो आप संसाधनों का यूज वहीं करेंगे जहां पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो, सबसे ज्यादा हो। थर्ड नंबर जो हमारी बात आती है वो आती है इनोवेशन के लिए, कि इनोवेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। आज के इस युग में बहुआयामी यदि हमें संस्था का विकास करना है तो हमें इनोवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनोवेशन का मतलब यह नहीं है कि आप केवल नए प्रोडक्ट बना रहे हो। मैं कह रहा हूं कि यदि आप नए प्रोडक्ट बनाते हो तो भी इनोवेशन है, नए मार्केट को सर्च करते हो तो भी इनोवेशन है, नया किसी भी पुराने प्रोडक्ट के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को सुधार रहे हो, उसके अंदर नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, तो भी क्या है, इनोवेशन है। आज के युग में इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेटर ऑफ करने की भी इसके लिए कहा है कि मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई टास्क है तो वो क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और तुम्हारा टॉपिक है वो है एंड प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीन्स ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है, सर्वाइव करना, प्रॉफिट मेकिंग करना और ग्रोथ करना। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, सर्वाइव करेगा तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा, और यदि वो प्रॉफिट कमा पाएगा तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो हम यूं कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यदि वृद्धि करना चाहता है उसके लिए उसे लाभ कमाना पड़ेगा, और लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस जगह क्या होना पड़ेगा, जीवित रहना पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि वो सबसे पहले क्या करे, अपनी जो भी प्रॉफिट मेकिंग के बारे में ना सोचते हुए वो ये चाहे कि सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में अपने पांव पसारने पड़ेंगे। जो तीनों फैक्टर है वो आपस में क्या इंटर रिलेटेड है। मींस कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो आप जीवित कैसे रहोगे, आप जीवित नहीं रह पाओगे तो आप ग्रोथ कैसे करोगे। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को यह तय कर लेना चाहिए कि क्या वो मार्केट में टिक पाएगा, और वो मार्केट में तभी टिक पाएगा जब उसका मैनेजमेंट क्या होगा, बेस्ट होगा। तो मैनेजमेंट यदि उस कंपनी का बेस्ट है तो वो मार्केट में टिक पाएगी, और जब मार्केट में टिकेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने आप क्या करेगी, प्रॉफिट मेकिंग करेगी। और जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग करती है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कंपनी क्या करे, ग्रोथ करे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि राष्ट्र का आर्थिक विकास। मैनेजमेंट किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए पीटर ड्रकर ने भी ये बात की है कि मैनेजमेंट इज द मूवर एंड डेवलपमेंट इज द कॉन्सिक्वेंस। अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी नेशन क्या कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, द कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ एनी फैक्टर प्रोडक्शन इज बेस्ड अपॉन 4 फैक्टर। द फर्स्ट इज कि वहां पर किसी नेशन के अंदर जो गुड्स है उसकी डिमांड और सप्लाई कैसी है।
नंबर 2, जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वहां पर वो सपोर्टिंग इंडस्ट्री कैसा रोल अदा कर रही है। नंबर 3, वहां का जो पॉपुलेशन सिस्टम है वो पॉपुलेशन सिस्टम किस टाइप का है। और नंबर 4 की हम बात करें तो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी उपलब्धता कितनी है। यदि किसी भी कंट्री के अंदर ये चारों फैक्टर यदि फेवरेबल कंडीशन में है तो वो कंट्री अपने आप में क्या होगी, डेवलप्ड कंट्री होगी। बट यदि हम बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन और गुड्स की डिमांड और सर्विस की सप्लाई है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। बट हम यूं कहें तो यहां पर सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो अभी तक कम है और नेचुरल रिसोर्सेज भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, बट उनका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर हम बात करें तो एक संस्था के अंदर काम करने वाले विभिन्न रुचि समूह। देखिए, एक संस्था में काम करने वाले जो रुचि समूह होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ओनर है, मैनेजर्स है, एम्प्लॉइज है, बैंक्स है, गवर्नमेंट है। ये सब क्या करते हैं और क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट लेते हैं और इन सब की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं कि कंज्यूमर चाहता है कि कम प्राइस पर उसे क्या मिले, प्रोडक्ट मिले, वैसे गवर्नमेंट चाहती है कि टाइम टू टाइम उसे क्या हो जाए, टैक्स का पेमेंट हो जाए और टैक्स जो चोरी है वो भी ना हो। बैंक चाहती है कि टाइम टू टाइम उसे इंटरेस्ट पेमेंट हो, एम्प्लॉय चाहता है कि उसे टाइम टू टाइम सैलरी मिले और रेम्यूनरेशन जो मिले वो क्या मिले, रीजनेबल मिले। ओनर चाहता है कि मुझे भी एडिक्वेट प्रॉफिट मिले और मैनेजर चाहता है उसे भी फीस है वो सही मिले। तो इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा मैनेजमेंट ही क्या करता है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन, इन सब के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। और इस टॉपिक की हम बात करें तो वो है स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, समाज में परिवर्तन। देखिए, एक मैनेजर्स होता है वही समाज के अंदर परिवर्तन लेके आता है, एक मैनेजर्स होता है वही हमें क्या करता है, ट्रेडिशन वे से निकालकर हमें मॉडर्न वे की तरफ ले जाता है। मैं बात कहूं तो देखिए, मान लीजिए किसी एक वैज्ञानिक ने टीवी बना दी, तो वो वैज्ञानिक हमारे पास टीवी नहीं पहुंचाएगा, कंपनीज या मैनेजमेंट होता है वो उससे पेटेंट खरीदकर सोसाइटी तक उस सामान को पहुंचाती है और वो एक समाज में एक परिवर्तन होता है। तो मैनेजर्स हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर परिवर्तन लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यदि हम परिवर्तित नहीं होंगे तो हमारा